हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस चैप्टर को आज यहाँ पर कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसका बेसिक समझना है और फिर इसके बाद सारे एग्जाम्पल समझने हैं। बच्चों कॉन्टिन्यूअस फलन क्या होता है? बहुत ढेर सारे फलन ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस हैं, जैसे हम कहें प्रमेय फलन, बहुपद फलन, चरघातांकी फलन, लॉगरिथम फलन, मापांक फलन, ये सभी फलन हैं वो आपके कॉन्टिन्यूअस फलन हैं। अभी इतने जितने नाम लिए हैं इतने ही काफ़ी नहीं, हम कह सकते हैं और भी फलन है ना, और भी फलन हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। उनकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हो कि यदि कभी किसी फलन का हम ग्राफ खींचें और ग्राफ खींचने पर हम अगर इस प्रकार से देखो ग्राफ खींचें कभी, तो फिर ग्राफ का अगर ये कलम ना उठाना पड़े, इस तरीके से ये ग्राफ खिंचता चला जाए, तो बच्चों इस फलन को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फलन कहते हैं। लगातार चलता जाए, है ना। तो यहां जैसे हम साइन फलन की बात करें, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सब त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं? ये आपके कॉन्टिन्यूअस फलन होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो भी आपके कॉन्टिन्यूअस फलन होते हैं। तो जो कॉन्टिन्यूअस फलन, जैसे साइन फलन की बात करें तो साइन फलन के लिए हम जब ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से देखो ये ग्राफ होता है, ठीक है। अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर ये सतत कहलाता है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये इसका ये टोटल जो होता है इसको इस प्रकार से खींच लेते हैं। साइन फलन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। तो बच्चों यहां पर इसमें कभी कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, इधर अनंत तक, इधर बढ़ाओ अनंत तक, पीछे की ओर अनंत तक चला जाएगा। तो ये फलन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस फलन है, ठीक है। हालांकि बच्चों एक बात बतानी है ये कि भैया कंटिन्यूअस फलन जो होता है उसका हम कभी ग्राफ थोड़ी खींचते। ग्राफ खींच के हम थोड़ी चेक करते कि भाई कैसे इसका ग्राफ खींचेंगे और फिर देखेंगे कि ग्राफ खींचने में कलम उठानी पड़ रही है नहीं उठानी पड़ रही। हमें किसी फलन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है अगर, तो किसी पर्टिकुलर बिंदु पर हम क्या चेक करते हैं कि इस बिंदु पर फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हमें क्या करना होता है? उस बिंदु पर फलन का अस्तित्व होना चाहिए और उस बिंदु पर फलन का एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए। अगर हम किसी बिंदु पर फलन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहेंगे तो उस बिंदु पर फलन का अस्तित्व होना चाहिए और उस बिंदु पर फलन का एक निश्चित मान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस बिंदु पर फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए किसी बिंदु पर फलन की संततता चेक कर लेते हैं। यहां पर किसी बिंदु मान लिया बिंदु ए है, किसी बिंदु x बराबर a पर फलन की सातत्यता, किसी फलन की संततता कहां पर? बिंदु a पर हमें चेक करनी है। कैसे करते हैं? बिंदु x बराबर 1 पर फलन हमारा संतत कहलाता है यदि x बराबर a पर फलन का अस्तित्व होता है और इसका एक निश्चित मान होता है। तो यहां पर ये आपको लिख देना है। देखो यहां पर लिख के दिखा देते हैं। बिंदु x बराबर a पर, बिंदु x बराबर a पर फलन संतत कहलाता है, संतत कहलाता है या होता है। x बराबर a पर फलन संतत कहलाता है या संतत होता है यदि x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर फलन fx का अस्तित्व हो और x बराबर a पर फलन परिभाषित हो। अगर x बराबर a पर फलन हमारा परिभाषित है का मतलब एक निश्चित इसका मान कुछ आएगा, है ना। तो x बराबर a पर फलन हमारा परिभाषित है और x बराबर a पर फलन संतत कहने के लिए उसका अस्तित्व भी, x बराबर a पर फलन का अस्तित्व भी होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि x बराबर a पर फलन हमारा संतत है। देखो यहां पर इस प्रकार समझ सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि x बराबर a पर, यहां पर ऐसे लिखो, इस फलन का x बराबर a पर फलन संतत कहलाएगा। x बराबर a पर फलन का अस्तित्व है, x बराबर a पर फलन का अस्तित्व है, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू a f x का मान जो है वो काय के बराबर आ जाए, f a के बराबर आ जाए।
x बराबर a पर फलन हमारा परिभाषित होना चाहिए, मतलब एक निश्चित मान इसका आ जाना चाहिए, और इसका जो लिमिट का मान है, लिमिट का अस्तित्व का मतलब क्या होता है, x बराबर a पर फलन के लिमिट का अस्तित्व होता है, तो फलन हमारा x बराबर a पर क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट का मतलब समझते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों साइड से, है ना। तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां माइनस का सिंबल लगाएं और बराबर में इधर लिख दें लिमिट x टेंड्स टू a, यहां प्लस सिंबल लगाते हैं और बराबर में इधर लिखते हैं एफ ए, मतलब ये दक्षिण, ये बाएं पक्ष सीमा, ये दाएं पक्ष सीमा, और इस बिंदु x बराबर a पर फलन का मान, तीनों यदि बराबर बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि x बराबर a पर फलन का, x बराबर a पर फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्या लिखना है यहां पर लिख दें वाम पक्ष सीमा बराबर दायां पक्ष सीमा, और बराबर यहां पर x बराबर a पर फलन का मान, ये तीनों बराबर बराबर यदि आते हैं, वाम पक्ष सीमा मतलब LHL, ये राइट हैंड लिमिट जिसको RHL कहेंगे, ये दोनों बराबर हों और उसी बिंदु पर फलन का मान भी बराबर बराबर यदि आता है तो x बराबर a पर फलन हमारा संतत कहा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाम पक्ष सीमा मानी LHL, इसको कह सकते हैं RHL, और बराबर में FA, ये तीनों x बराबर a पर फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तीनों बराबर बराबर यदि आते हैं तो x बराबर a पर फलन हमारा संतत कहा जाता है। ठीक है, मुख्य बातें यहां पर समझ लेते हैं कि x बराबर a पर फलन संतत होने के लिए क्या क्या बातें हैं। x बराबर a पर फलन हमारा अगर संतत है तो हमारे पास सबसे पहली शर्त है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर ये जो फलन fx है इसका मान कितना होना चाहिए, fa के बराबर होना चाहिए, पहली शर्त। इसके बाद देखो दूसरी शर्त यहां पर ऐसे लिख सकते हो, दूसरी शर्त जो है वो कुछ इस प्रकार लिखो कि फलन x बराबर a पर परिभाषित भी होना चाहिए। परिभाषित होना चाहिए का मतलब क्या है, परिभाषित होने चाहिए का मतलब ये है कि x बराबर a पर फलन का एक निश्चित मान आना चाहिए। क्या लिखते हैं यहां पर लिखें लिमिट x बराबर a पर फलन का एक निश्चित मान होना चाहिए। निश्चित मान, परिभाषित है का मतलब क्या है, एक निश्चित मान प्राप्त होता है। x बराबर a पर फलन fx का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। और तीसरी बात, नंबर 3, x बराबर a पर फलन का अस्तित्व होना चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं x बराबर a पर फलन का अस्तित्व होना चाहिए, अस्तित्व हो। तीनों बातें अगर लागू होती हैं तो फलन हमारा x बराबर a पर संतत कहलाता है। x बराबर a पर फलन का अस्तित्व होना चाहिए, x बराबर a पर फलन का एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू a fx का मान fa के बराबर होना चाहिए। ये वही बात कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर a पर फलन का मान तीनों बराबर बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फलन हमारा x बराबर a पर संतत कहलाता है। x बराबर a पर फलन संतत तभी कहलाएगा जब x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर a पर फलन का मान तीनों अगर बराबर बराबर आते हैं तो फलन हमारा संतत कहलाता है। और यही बात अगर असंतत है तो ये तीनों बातें ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर ना हो, उस बिंदु पर फलन हमारा परिभाषित ना हो, और लिमिट x टेंड्स टू a fx का कोई अस्तित्व ना हो, तो फलन हमारा उस बिंदु पर असंतत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो कब संतत होगा, कब असंतत होगा, ये आपको चेक करके बता देना है। ठीक है, हम ग्राफ नहीं खींचेंगे, किसी फलन का ग्राफ खींचे और फिर देखें कि भाई कलम उठ रही है या नहीं उठ रही है। ग्राफ को खींचने पर कलम ना उठे तो समझो संतत होता है, और कलम उठा के अगर ग्राफ बनाना पड़ जाए तो समझो असंतत होता है।
ठीक है, तो यहां पर हमें ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है कि x जिस बिंदु पर फलन को हमें चेक करना है कि इस बिंदु पर फलन हमारा संतित है, उस बिंदु पर फलन परिभाषित होना चाहिए, उसका एक निश्चित मान आना चाहिए। ठीक है, परिभाषित का मतलब समझते हो ना, परिभाषित है होने का मतलब उस बिंदु पर फलन का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। ठीक है, और x बराबर a पर फलन का अस्तित्व होता है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू f(x) का मान fa के बराबर होता है। तीन बातें हमारे पास होनी चाहिए, तो फलन हमारा x बराबर a पर संतत कहलाता है, अदरवाइज असंतत होता है। करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसके और आगे थोड़ा बढ़ें, किसी अंतराल में फलन को हम कैसे जानेंगे, किसी दिए गए अंतराल में फलन हमारा संतत है या असंतत है। किसी अंतराल में फलन का संतत होना या असंतत होना हम कैसे चेक करते हैं। देखो, उस अंतराल में फलन हमारा परिभाषित होना चाहिए। उस अंतराल में जैसे हम आपसे कहें कि किसी बिंदु पर लिख लेते हैं, किसी अंतराल में, बिंदु पर नहीं, यहां पर लिख देते हैं, किसी अंतराल में फलन की सातत्यता कैसे चेक करते हैं। किसी अंतराल में फलन की सातत्यता कैसे चेक करते हैं। देखो, नंबर 1, पहले तो आप ये समझो कि अगर अंतराल हमारा खुला अंतराल है, ठीक है, तो अगर अंतराल खुला है तो खुले अंतराल में f(x), देखो यहां पर लिख देते हैं खुले अंतराल का मतलब जैसे a, b, ये आपका एक ओपन इंटरवल कहा जाता है, खुला अंतराल है। इस खुले अंतराल में फलन f(x) संतत कहलाता है यदि इस अंतराल a, b में, ये खुला अंतराल है, a, b में x के प्रत्येक मान पर फलन हमारा क्या है, संतत होना चाहिए। इस अंतराल में x के प्रत्येक मान के लिए फलन संतत हो। यदि अंतराल a, b में x के सभी मानों के लिए संतत हो। ठीक है, अगर ये संतत होता है, इस अंतराल में x के सभी मानों के लिए अगर ये संतत होता है, तो हम कह सकते हैं कि अंतराल a, b में फलन हमारा क्या है, संतत होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बंद अंतराल की बात करी जाए बच्चों, बंद अंतराल में देखो समझते हैं, बंद अंतराल के लिए क्या शर्त है। यहां पर ये खुला अंतराल था, तो बंद अंतराल की बात समझो। बंद अंतराल जिसको क्लोज इंटरवल कहोगे, a, b, ये देखो क्लोज इंटरवल का ये निशान होता है ना। खुले अंतराल की बात ये होती है, बंद अंतराल में ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बंद अंतराल a, b में फलन f(x) संतत कहलाता है, f(x) संतत कहलाता है यदि समझो यहां पर दो शर्तें हैं। पहली शर्त समझो, यहां पर मान लिया ये a है ना, एक इस अंतराल में फलन f(x) संतत कहलाता है यदि ओपन इंटरवल a, b में फलन संतत हो। अगर बंद अंतराल a, b में फलन संतत तब कहलाएगा जब खुले अंतराल a, b में फलन संतत हो। और दूसरी शर्त समझो, नंबर b, दूसरी शर्त है कि f(x) x बराबर a पर दक्षिण पक्ष से संतत हो, बाएं पक्ष से भी संतत हो। देखो, f(x) x बराबर a पर दक्षिण पक्ष से संतत हो, तथा वाम पक्ष से, अगर दक्षिण पक्ष से संतत है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a, यहां प्लस का निशान लगाएंगे, f(x) बराबर क्या मिल जाए, fa मिल जाए।
अगर ऐसा मिलता है तो इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पक्ष से संतत है। मतलब राइट हैंड लिमिट का मान उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर अगर आता है तो इसको कहते हैं दाएं पक्ष से, है ना, दाएं पक्ष से क्या है, संतत है। और बाएं पक्ष से संतत है, इसका क्या मतलब है, तथा एफ एक्स एक्स बराबर बी पर मान लेते हैं, ठीक है, एक्स बराबर बी पर, एक्स बराबर बी पर बाएं पक्ष से संतत हो। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू b, यहां माइनस लगाओ, एफ एक्स लिखो, बराबर में क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। तो बाएं पक्ष से भी संतत हो, दाएं पक्ष से भी संतत हो, और x बराबर a पर फलन का मान, तीनों बराबर बराबर होते हैं। तो इस अंतराल में फलन हमारा क्या कहलाता है, बंद अंतराल में फलन हमारा क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। ठीक है, सारे प्रश्न बच्चों बड़े आराम से करने वाले हैं, सारी बेसिक जानकारी आपको हो जाए तो फिर बड़े आराम से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर सततता का बीजगणित भी आपको समझना है। कुछ फलन जैसे अभी हमने बताया कि जो फलन हमारे जैसे परमेय फलन है, अचर फलन है, मापांक फलन है, लॉगरिथमिक फलन है, चरघातांकी फलन है, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, ये सभी फलन कैसे हैं, ये सभी फलन कॉन्टिन्यूअस फलन होते हैं। अगर दो कॉन्टिन्यूअस फलनों को जोड़ दिया जाए तो भी हमेशा कंटिन्यूअस फलन ही मिलता है। संतत फलनों का योगफल सदैव संतत फलन होता है। दो संतत फलनों का अंतर किया जाए तो वो भी सदैव संतत फलन ही होता है। अगर दो संतत फलनों का गुणनफल सदैव संतत फलन मिलता है, और यदि दोनों का भाग कर दिया जाए अर्थात एक फलन ऊपर बटे में एक फलन नीचे, दो संतत फलनों का भागफल भी सदैव संतत ही होता है, जबकि भागफल में लिखा गया फलन शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये संतत फलनों का बीजगणित है। क्या यहाँ पर देखो, समझो एक फलन कोई f है, एक फलन कोई g है, तो अगर यहां पर f और g दोनों संतत फलन हैं तो f प्लस g होगा, वो भी क्या होगा, संतत होगा। यदि यहां पर समझो, यदि f व g दोनों कैसे हैं, दोनों संतत फलन हैं, दोनों कैसे हैं, संतत हैं, तो f प्लस g संतत होगा, f माइनस g होगा वो भी संतत होगा। अगर दोनों का गुणनफल करें f गुणे g, ये भी आपका संतत होगा, और यहां पर f बटे g करें तो ये भी फलन हमारा क्या होगा, संतत होगा। यहां पर आपको याद ये रखना है कि जो g फलन जो हर में दिया गया है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये संतत फलनों का बीजगणित है कि दो फलनों को, संतत फलनों को जोड़ो तो सदैव संतत फलन मिलता है, उनका अंतर भी सदैव संतत फलन होता है, दो संतत फलनों का गुणन भी सदैव संतत फलन होता है, और संतत फलनों का भाग में करे गए दोनों फलन भी संतत फलन ही होते हैं। जबकि जो भाग में अर्थात हर में फलन दिया जाए वो उसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, 0 से किसी संख्या में भाग देते तो अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए जो नीचे हर में फलन दिया गया है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए यहां पर देखो कुछ प्रश्न करते हैं, उनकी मदद से हम और ज्यादा आगे इससे आगे के प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हो। जब कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना, जब कुछ उदाहरणों को करेंगे तो उनकी मदद से ये सारी रूल हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। अब देखो एक प्रश्न बच्चों यहां पर समझ लेते हैं। इस प्रश्न में लिखा है, सिद्ध करिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ये सिद्ध करके देखो। मतलब यहाँ पर ये 3 बिंदु दिए गए, तीनों बिंदुओं पर हमें कॉन्टिन्यूअस सिद्ध करके दिखाना है। ये फलन हमारा कॉन्टिन्यू है। तो कैसे कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू के लिए क्या कंडीशन है, हमने बताया कि किसी बिंदु पर अगर फलन संतत है तो उस बिंदु पर फलन का मान और उस बिंदु पर उसकी लिमिट का मान अगर बराबर बराबर आते हैं तो लिख देते हैं कि उस बिंदु पर फलन हमारा संतत है। तो यहां पर हमें क्या करना है, पहले x बराबर 0 पर चेक कर लेना है। देखो ध्यान दें, यहां पर x बराबर 0 पर पहले देखो, x बराबर 0 पर फलन का मान बच्चों कितना हो जाएगा, x का मान 0 लिखोगे, फलन का मान हो जाएगा 5
गुणे x का मान 0 माइनस में 3, तो कुल मिला के हम कहेंगे f0 का मान -3 है। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है? -3 है। x बराबर 0 पर उसकी लिमिट का मान कितना है? तो आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर, क्या लिखना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का जो मान है वो है 5x माइनस का 3, और यहां से x का मान जैसे ही 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा x का मान 0 -3 हो जाएगा। आपने देखा कि x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है? -3 है। उसकी लिमिट का मान कितना है? तो आपको लिखना है -3 है। तो उसकी लिमिट का मान और उस बिंदु पर फलन का मान दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन हमारा कैसा है? संतत है। ये आपको यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? चूंकि x बराबर 0 पर f0 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के बराबर, ये काई के बराबर है? -3 के बराबर है। इसका भी मान -3 है, इसका भी मान -3 है। ठीक है, अतः आपको यहां लिखना है कि x बराबर 0 पर फलन कैसा है? fx कैसा है? संतत है। ये आपको लिखना है। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन संतत है। करेक्ट बात हो गई। बिल्कुल ठीक ऐसा ही यहां पर चेक करके देखना है कि भाई संतत है या नहीं। वैसे तो यहां ये लिखा है सिद्ध करिए कि संतत है, मतलब संतत तो है, सिद्ध करके दिखाओ। संतत तो है, इस बिंदु पर भी संतत है, इस बिंदु पर भी संतत है और इस बिंदु पर भी संतत है, सिद्ध करके दिखाओ। अब यहां पर देखो x बराबर -3 पर हम यहां पर देखेंगे कि x बराबर -3 पर फलन का मान कितना है। यहां पर देखो x का मान लिखेंगे -3 बराबर 5 गुणे x का मान लिखेंगे -3 और फिर इसके बाद -3। तो आपने देखा कि 5 का ऋण 3 में गुणा ऋण का 15 होगा, -3 तो -18। ठीक है, x बराबर ऋण 3 पर फलन का मान -18 है। x बराबर ऋण 3 पर उसकी लिमिट का मान चेक करो, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx का मान चेक करो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 fx का मान हमारे पास है 5x माइनस में 3, तो आप यहां से x का मान -3 लिखेंगे, -3 और यहां पर ये 3 माइनस का ज्यों का त्यों। ठीक है, x का मान -3 लिख दिया फलन में, तो अब -15 -3 ये भी हमें देखो -18 ही मिल रहा है। तो x बराबर -3 पर जो फलन का मान है वही उसकी लिमिट का मान है। इसका मतलब फलन हमारा क्या है? संतत है। बस यही सब में लिखना है। क्या लिखना है? चूंकि x बराबर -3 पर f-3 बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू -3 fx, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं और कितने हैं? -18 हैं। अतः x बराबर -3 पर फलन क्या है? fx क्या है? संतत है। ये भी देखो इस बिंदु पर भी संतत है। अब इसके बाद में 5 पर चेक कर लो, 5 पर भी संतत निकलेगा, क्योंकि यहां तो संतत है, बिल्कुल है, सिद्ध करके दिखाना है। ये संतत तो है लेकिन सिद्ध करके दिखाना है। तो अब यहां पर देखो x बराबर 5 पर देखो, x बराबर 5 पर f5 का मान, x का मान यहां 5 लिख दिया, यहां भी x का मान 5 लिख दो, तो 5 गुणा x का मान 5 माइनस में 3, 5 दिया 15 में से 3 घटाओ 12। x बराबर 5 पर फलन का मान 12 है। अब x बराबर 5 पर 12 है, अब उसकी लिमिट का मान देखो 5 पर कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का मान कितना होगा? तो आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का मान है 5x माइनस में 3। यहां पर भी देखो बिल्कुल वैसे ही करना है। लिमिट लेने का मतलब x का मान 5 की ओर अग्रसर हो रहा है, x का मान 5 रख दें, माइनस का 3, 5 पंचे 25 और 25 में से यहां पर, यहां बच्चों गलती हो रही ना, 5 पंचे 25 में से 3 घटाओ, 25 में से जब 3 घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा? 22। यहां भी 5 पंचे 25 में से 3 घटाओ, क्या मिलेगा? 22। तो आपने देखा कि x बराबर 5 पर फलन का मान और उसकी लिमिट का मान बराबर बराबर आया है। तो जब बराबर आता है तो लिख देते हैं कि फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्या बच्चों यहां पर किसी को कोई समस्या? क्या लिखना है यहां पर? चूंकि x बराबर 5 पर f5 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5, सॉरी x टेंड्स टू, हाँ ठीक है, x टेंड्स टू 5 fx, ये दोनों ही बराबर बराबर हैं और कितने हैं? 22 हैं। अतः यहां पर लिखना है कि x बराबर 5 पर फलन हमारा संतत है।
फलन कैसा है, फलन संतत है, ये भी आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, तो तीनों बिंदुओं पर फलन हमारा संतत देखो प्रूफ हो रहा है। करेक्ट है बच्चों। कभी यहां पर फलन इस प्रकार से दे कि भाई फलन तो ये है, कुछ x के बड़े मानों के लिए अलग फलन, यहां मतलब फलन ब्रेक हो रहा है। देखो एक दूसरा प्रकार का प्रश्न लेते हैं यहां पर, इससे अगला प्रश्न जो होगा वो थोड़ा अलग प्रकार का ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम रब कर लेते हैं। अगले टाइप का एक और प्रश्न देखो, यह है प्रश्न f के सभी असतत के बिंदुओं को ज्ञात करिए। क्या करना है, असतत जहां जहां पर असंतत है ये फलन, उस बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है। जबकि यहां पर फलन fx बराबर दिया गया है 2x + 3। कब है ये 2x + 3, जबकि x का मान 2 हो या फिर 2 से छोटा हो, तब फलन ये है हमारा। और यदि x का मान 2 से बड़ा है तब fx का मान कितना है, 2x - 3 है। फिर से एक बार समझो कि यदि x का मान 2 है अथवा 2 से छोटा है तब हमारा फलन है fx का मान 2x + 3 है। और यदि 2 से बड़ा है x का मान तो हमारा fx अर्थात फलन है 2x - 3 है। तो यहां पर हम पहले x बराबर 2 पर फलन को चेक करें कि x बराबर 2 पर फलन हमारा संतत है या असंतत है। देखिए यहां पर हम सबसे पहला काम करते हैं कि x बराबर 2 पर संततता की जांच करेंगे। ठीक है, x बराबर 2 पर करें तो यहां पर देखो x बराबर 2 से जब छोटा है तो ये फलन है हमारा, fx का मान है कितना, fx बराबर है 2x + 3। ठीक है, जब x का मान 2 से छोटा है, हम x बराबर 2 पर निकाल रहे हैं तो x बराबर 2 पर जब यहां लिखें, जब x का मान 2 से छोटा है तो हमारा फलन कौन सा होगा, तो ये फलन fx होगा हमारा 2x + 3। ठीक है, जब x का मान 2 से छोटा है तो फलन हमारा होगा 2x + 3। और इसमें जब x का मान 2 से छोटा है तो आपको यहां लिखना है LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यहां पर इस प्रकार लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखो, माइनस का सिंबल लगाते हैं, मतलब यहां पर लेफ्ट के तरफ से दाईं ओर जा रही है ना। तो यहां पर देखो हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, माइनस का सिंबल लगाएं। fx का मान क्या लिखेंगे, fx बराबर हम लिखेंगे 2x + 3। और यहां से जैसे ही हम लिमिट लेंगे तो x का मान 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 मतलब सीधा 7। 2 दूनी 4 + 3 मतलब 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 हो गई। अब हम जब x का मान 2 से बड़ा है, जब x का मान 2 से बड़ा है तो fx बराबर कितना है, fx बराबर 2x - 3 है। यहां से हमें x का मान 2 से अधिक है, मतलब यहां से हमें राइट हैंड लिमिट मिलेगा। छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बड़ा है मतलब राइट हैंड लिमिट, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट बराबर आपको क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखो, प्लस यहां निशान लगाना है, fx लिखो। और इसके बाद यहां लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 2, fx बराबर है हमारे पास देखो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है तो फलन हमारा ये लेना है 2x - 3। क्या लिखना है, 2x - 3 लिखना है। x का मान हम 2 लिख दें तो 2 × 2 - 3 बराबर में 1 मिल रहा है। बच्चों आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग हैं। x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन हमारा संतत नहीं है। x बराबर 2 पर दोनों लिमिट, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर बराबर यदि आ जाते तो x बराबर 2 पर फलन हम संतत लिखते अर्थात कॉन्टिन्यूअस लिखते। तो यहां पर क्या लिखना है, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या लिखना है, असंतत है। असंतत है मतलब यहां पर यही तो पूछा गया था कि कौन सा वो बिंदु है जहां पर फलन हमारा असंतत है। तो x बराबर 2 पर फलन हमारा क्या है, असंतत है। क्या और भी कोई फलन या कोई ऐसा मान है जहां पर फलन हमारा असंतत होता है? चलिए और भी चेक कर लेते हैं। अब हम यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि x बराबर कोई c है और c का मान 2 से छोटा है, मतलब 2 नहीं है 2 से छोटा है। 2 से छोटे मानों के लिए x का मान 2 से पहले, तो जो मान x 2 से कम है उन पर हम ये देखेंगे कि x बराबर 2 से कम मानों के लिए फलन हमारा वहां पर संतत है या असंतत है। तो x बराबर c का मतलब क्या है, 2 से कम। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखो x बराबर 2 पर हमारा x बराबर 2 से छोटे फलन है, तब हमारा फलन कौन सा है? देखो ये फलन है 2x प्लस 3 है, और यहाँ पर इस बिंदु C पर फलन का मान कितना हो जाएगा? x का मान C लिख दें तो ये हो जाएगा 2c प्लस 3, और इसी बिंदु x बराबर 2 से छोटे पर अर्थात x बराबर c पर हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू c लिखें, fx बराबर में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, fx का मान लिखो, fx क्या है? fx है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब x का मान c लिखो तो ये हो जाएगा 2c प्लस 3। तो फलन का मान भी देखो 2c प्लस 3 है, और x बराबर c पर उसकी लिमिट का मान भी 2c प्लस 3 है। इसका मतलब बिंदु c पर फलन हमारा क्या है? संतत है नहीं? देखो x बराबर c पर फलन क्या है? संतत। क्यों संतत है? क्योंकि x बराबर c पर फलन का मान, ये देखिए फलन का मान, और x बराबर c पर उसकी लिमिट का मान, दोनों का मान बराबर बराबर आया है, इसलिए फलन हमारा क्या है? आपको लिखना है अतः x बराबर c, जबकि c का मान 2 से छोटा है, पर ऐसे लिख दें, चूंकि लिखो यहां पर, चूंकि x बराबर c और c का मान 2 से छोटा है, पर f c बराबर है लिमिट x टेंस टू c fx के बराबर है। अतः आपको लिखना है कि ये फलन x बराबर c, जबकि c का मान 2 से छोटा है, पर क्या लिखना है? संतत है, पर संतत है, ये लिखना है। तो यहां पर देखो x का मान जब 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो वहां पर सभी बिंदुओं पर क्या है? संतत है। 2 से सभी छोटे बिंदुओं पर फलन हमारा संतत है। अब 2 से बड़े बिंदुओं पर निकालो। मान लेते हैं, पुनः ये मान लेते हैं कि x बराबर है c, और c का मान क्या है? 2 से बड़ा है। यदि x का मान 2 से बड़ा है तो हमें फलन क्या लेना है? देखो fx का मान, ये fx बराबर क्या लेना है? 2 से बड़ा है, तो फलन हमारा है कितना? 2x माइनस 3 है। अब यहां पर इसी बिंदु पर हम फलन का मान निकालें तो fc का मान निकालें तो 2c माइनस 3 होगा, और इसी बिंदु पर उसकी लिमिट की वैल्यू निकालें तो लिमिट x टेंस टू c fx का मान कितना होगा? तो आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू c fx बराबर है 2x माइनस 3। अब x का मान c रख दें तो 2c माइनस 3 आ रहा है। तो आपने देखा कि यहां भी फलन हमारा क्या है? संतत है। देखो क्यों संतत है? कि x बराबर c, जबकि c का मान 2 से बड़ा है, पर फलन का मान x बराबर c पर फलन का मान 2c माइनस 3 है, जबकि उसकी लिमिट का मान भी 2c माइनस 3 है। इसका मतलब x बराबर c, जबकि c का मान 2 से बड़ा है। 2 से बड़े मानों के लिए भी फलन हमारा संतत है, 2 से छोटे मानों के लिए भी फलन संतत है। केवल x बराबर 2 पर फलन हमारा संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर नहीं आ रही है ना? यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट अलग अलग हैं, इसलिए x बराबर 2 पर फलन हमारा क्या है? असंतत है। बाकी x बराबर 2 से कम मानों के लिए भी फलन संतत है, x बराबर 2 से अधिक मानों के लिए भी फलन हमारा क्या है? संतत है। मतलब x बराबर 2 से जो आगे के मान होंगे उस पर भी फलन संतत है, x बराबर 2 से पीछे के जो मान होंगे वहां पर भी फलन संतत है। केवल x बराबर 2 पर फलन हमारा असंतत है। यही हमसे पूछा गया था कि x बराबर x का ऐसा कौन सा मान है जहां पर फलन हमारा असंतत है। देखो असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करिए, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है x बराबर 2 पर फलन असंतत है, असंतत है, परंतु x बराबर क्या लिखना है? परंतु x बराबर c, जबकि c का मान 2 से बड़ा है, तथा x बराबर c और c का मान 2 से छोटा है, पर फलन हमारा क्या है? पर फलन हमारा संतत है। मतलब 2 से बड़े मानों के लिए, 2 से छोटे मानों के लिए सभी बिंदुओं पर फलन हमारा संतत है। केवल x बराबर 2 पर फलन हमारा असंतत है, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बहुत ही मजेदार प्रश्न है बच्चों ये। बच्चों यहां पर कुछ गिने चुने प्रश्नों को हम करवा रहे हैं, बाकी अगर आपको एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों का हल चाहिए
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करो और उस वीडियो पर जाओ जहां पर सभी प्रश्नों के एक एक करके हल दिए गए हैं। यहां हम कह सकते हैं एक्सरसाइज 5.1, 5.2 जो भी एक्सरसाइज है ना, उन सभी एक्सरसाइज के हल एक एक करके सभी प्रश्नों के हल दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप एक एक प्रश्नों के हल चाहते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पर एक और नए प्रश्न के, नए टाइप के प्रश्न पर। एक और नए टाइप का प्रश्न देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का है। लिखता है k का मान ज्ञात करिए ताकि फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत है। कहता है कि ये फलन जो fx बराबर दिया गया है, ये फलन x बराबर π/2 पर संतत है, तो k का मान बताइए। इसको अगर अपने शब्दों में तोड़ के लिखें तो इसको ऐसा लिख रहा है, प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि भाई k का मान ज्ञात करो ताकि फलन ये आगे दिया गया बिंदु पर संतत है, तो k का मान बताओ। ऐसे कह रहा है कि फलन ये दिया गया है x बराबर π/2 पर फलन हमारा संतत है, तो हमें k का मान बताना है। ये प्रश्न है, देखो कैसे बताओगे। यहां पर हमारे पास पहली नंबर पे तो ये दिया गया है कि भाई x बराबर π/2 पर हम ध्यान से देखें तो जो fx है वो कितना है, 3 है। x बराबर π/2 पर fx बराबर 3 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब x बराबर π/2 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 लिखें, यहां माइनस का निशान लगाएं, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है कि नहीं। आओ यहां पर देखो लिमिट x टेंस टू, एक काम करते हैं यहां पर, अगर x बराबर हम यहां लिखा है x टेंस टू π/2 और ये लेफ्ट की तरफ से निकाल रहे हैं, इसका मतलब π/2 से कुछ कम। x का मान कितना है, π/2 से कुछ कम। मान लिया कुछ कम मतलब थोड़ा सा एक h कोई मान है जो कि बहुत कम छोटी वैल्यू है, π/2 में से उस छोटी वैल्यू को घटाओगे तो लगभग वही π/2 ही रहेगा, ऐसे समझो, है ना। तो π/2 के कुछ नजदीकी बिंदु हमें मिल जाएगा। x बराबर हमने मान लिया हमने x का मान कितना, π/2 माइनस h, और ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि जो x है वो π/2 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये दिया गया है x टेंस टू π/2। अगर x का मान यहाँ π/2 लिख दिया जाए तो π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, तो h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों, यही काम यहाँ करना है। देखो x टेंस टू π/2 को हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू π/2 को लिखेंगे h टेंस टू 0। कब लिखेंगे, तब लिखेंगे जब इस x के जगह पर हम π/2 माइनस h लिखेंगे, तब लिखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो और आगे बढ़ाओ तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखो, और यहां पर f x के जगह पर क्या लिखना है, π/2 माइनस h लिखना है। कहां पर, यहां ये जो फलन दिया गया है इस फलन में x के जगह पर π/2 माइनस h लिखना है। देखो यहां x लिखा है, इस x के जगह पर π/2 माइनस h लिख दें तो f π/2 माइनस h हो जाएगा। इस x की जगह क्या लिख दें, π/2 माइनस h लिख दें। तो यहां जब x के जगह पर π/2 माइनस h लिखा जाएगा तो यहां भी वही चीज लिखना है। क्या लिख देते हैं, देखो k cos x के जगह पर क्या लिख दें, π/2 माइनस h लिखें, और नीचे भी वही काम करना है। देखो पाई माइनस 2x के जगह पर π/2 माइनस h लिखेंगे। क्लियर है बात। बस हमने केवल और केवल जहां x था वहां पर π/2 माइनस h रख दिया है। तो ये हमारे पास फलन इस प्रकार से, देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर लिखा है k cos π/2 माइनस h, cos π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन h यहां हो जाएगा। नीचे बटे में आ जाओ, पाई लिखो माइनस लिखो, 2 से 2 कट जाएगा, पाई लिखो माइनस माइनस का गुणा प्लस लिख दें, 2 का यहां गुणा करेंगे 2h लिखेंगे। ये देखो माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल। इसके बाद यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां लिखा है k बटे में 2 इंटू में साइन h बटे में h। ध्यान से देखो साइन h बटे में h, ये 2 बटे में है, ये k ऊपर है, तो k बटे 2 अगर बाहर कर लिया जाए, बिल्कुल बाहर यहां कर लेते हैं k बटे 2, तो अब हमारे पास ये देखो k बटे 2 के बाद जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h।
बच्चों इसका मान हमें पता है 1 होता है। आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, है ना, साइन थीटा बटे सी। यहां पर देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0, या ऐसे कहें x टेंस टू थीटा लिख दें, x टेंस टू थीटा साइन थीटा बटे में थीटा, और ये बराबर क्या होता है 1 होता है। यहां पर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू थीटा साइन थीटा बटे थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो बस यहां भी वही है। देखो यहां पर एक मिनट, इसको थोड़ा सा बदल के ऐसे लिखो, थीटा टेंस टू 0, गलती हो रही थी। यहां पर लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है ना। या फिर यहां x लिख दो तो यहां भी x लिखना है, यहां भी लिखना है ना। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x, ऐसा लिख सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे में x बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहां भी वही बात है। देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, इसको हम 1 लिखेंगे, और अब हमारे पास इसकी वैल्यू देखो 1 का गुणा करते k बटे 2 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया k बटे 2। अब इसके बाद देखो राइट हैंड लिमिट निकालो। x बराबर पाई बटे 2 पर राइट हैंड लिमिट होगा वो कितना होगा, तो आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू, यहां लिखोगे पाई बटे 2 और यहां प्लस का निशान लगाओ, है ना। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या करना है लिमिट, अब बिल्कुल ठीक उसी प्रकार राइट हैंड का मतलब क्या है, पाई बटे 2 से कुछ ज्यादा, है ना, पाई बटे 2 से ज्यादा मान अगर है तो इस प्रकार मान लेते हैं। यहां पर मान लिया हमने कि जो x है वो कितना है पाई बटे 2 प्लस h है। h मतलब कुछ ज्यादा, h का मतलब बहुत छोटी राशि है h, तो पाई बटे 2 से कुछ ज्यादा, तो x का मान यहां पाई बटे 2 प्लस h रखोगे, और प्रश्न में दिया गया है कि x का मान पाई बटे 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो जैसे ही हम x का मान पाई बटे 2 लिखेंगे, पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कट जाएगा, h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो आपको यहां पर लिखना है h टेंस टू 0 और f ऑफ x के जगह पर लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस h लिखेंगे, ठीक है। अब यही काम यहां भी करना है, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ, देखो ध्यान दें जो फलन है उस फलन में x का मान पाई बाई 2 माइनस h लिखना है। फलन हमारा ये है, x के जगह पर पाई बाई 2 प्लस h, तो यहां भी वही काम करना है, k अपना ज्यों का त्यों, cos x का मान लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस h लिखेंगे, नीचे बटे में हमारे पास है पाई माइनस 2 इंटू एक्स का मान लिखेंगे पाई बाई 2 और प्लस h। इसके बाद देखो इसको कैलकुलेट करो, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर लिखा है k cos, यहां cos पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां लिख देते हैं माइनस साइन h, और नीचे लिखना है देखो पाई माइनस 2 से 2 का अंदर गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा पाई, फिर माइनस में 2h, ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहां से क्या लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0 और इसके बाद k बटे में 2 इंटू में साइन h बटे में h। तो बच्चों वही बिल्कुल सेम बात आ गई, इसका मान 1 होता है, k बटे 2 बाहर निकालो, इसका मान 1 लिखो, तो यहां भी ये k बटे 2 आया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान k बटे 2 है, राइट हैंड लिमिट का मान भी k बटे 2 है। अब प्रश्न कहता है कि x बराबर पाई बटे 2 पर फलन संतत है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर है। यहां पर हमें ऐसा दिया गया है, यहां लिख देते हैं चूंकि दिया है x बराबर पाई बटे 2 पर fx क्या है, संतत है, संतत है, ये हमें दिया गया है। अतः अगर संतत है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में f पाई बटे 2, ये तीनों मान बराबर बराबर दिए गए हैं। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है k बटे 2, बराबर इसका भी मान हमने राइट हैंड लिमिट का मान k बटे 2 बराबर में f पाई बटे 2, f पाई बटे 2 का मान देखो क्या निकाला है, यहां पर ये लिखा है x बराबर पाई बटे 2 पर x पाई बटे 2 का मान 3 है, यहां पर x की जगह पर क्या लिख दें पाई बटे 2, तो f पाई बटे 2 का मान कितना है 3, तो यहां पर f पाई बटे 2 का मान 3 लिख दें। अब कोई दो पद लें तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, k बराबर कितना आएगा 6,
ये है हमारा इसका आंसर। k का मान यदि 6 रख दिया जाए तो x बराबर पाई बटे 2 पर फलन हमारा संतत हो जाएगा। ये प्रश्न में पूछा गया है कि k के किस मान के लिए x बराबर पाई बटे 2 पर फलन हमारा संतत है। तो आपको लिखना है k बराबर 6 पर फलन हमारा संतत है। कहां पर? x बराबर पाई बटे 2 पर। करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न आपको करना है। जैसा कि हमने बताया बच्चों, यहाँ पर कुछ गिने चुने प्रश्न चल रहे हैं, है ना, तो बस उनकी मदद से आप बाकी के प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न इससे अगले वाले वीडियो में हम आपको सभी प्रश्न, इसके जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वो अगले वाले वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और यदि आप एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों का हल चाहते हो एक एक करके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक को प्रेस करके उस वीडियो पर जाओ जहां पर सभी प्रश्नों के, एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों के एक एक करके हल दिए गए हैं, ठीक है। तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए अब बच्चों यहां पर कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, आगे आते हैं फलन की, जो किसी फलन की डिफरेंशियबिलिटी अर्थात सततता की बात करी जाए। सतत फलन कब होते हैं? सॉरी, डिफरेंशियबिलिटी के मतलब अवकलनीयता, है ना, अवकलनीयता की बात करी जा रही है। चलिए देखते हैं अवकलनीयता क्या होता है, फलन की अवकलनीयता। अब देखिए समझते हैं अवकलनीयता। बिंदु x बराबर a पर फलन की अवकलनीयता से क्या मतलब है। जैसे कोई बिंदु दिया जाए, उस बिंदु पर फलन हमारा अवकलनीय है या नहीं, उसकी अवकलनीयता हम कैसे चेक करते हैं। यहां पर ये समझते हैं कि कोई फलन हमारा दिया गया है, मान लो फलन हमारे पास है f(x), माना कोई वास्तविक फलन है ये f(x), कोई वास्तविक फलन f(x), कोई वास्तविक फलन f(x), इसके प्रांत में कोई बिंदु a है मान लेते हैं। इसके प्रांत में कोई बिंदु a है। बिंदु a पर फलन अवकलनीय कब कहलाएगा ये हमें चेक करना है। बिंदु a पर फलन f(x) अवकलनीय कहलाएगा यदि, यहां पर देखो शर्त समझते हैं, क्या शर्त है, ये अवकलनीय कब कहलाएगा? यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस एफ ए बटे में x माइनस a का अस्तित्व हो। अगर इस लिमिट का अस्तित्व है तो फलन हमारा x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा। अवकलनीय कहलाएगा का मतलब समझते हो, मतलब ये कि इसी जो लिमिट जो दी गई है ना, इसका अस्तित्व है, इसका मतलब ये जो मान आएगा वह मान इस फलन f(x) का डेरिवेटिव कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस लिमिट को क्या कहते हैं? इस फलन का डेरिवेटिव कहते हैं या अवकलज कहते हैं। यहां पर इसको लिख देना है, यह लिमिट या सीमा लिख दें शुद्ध हिंदी में, यह सीमा फलन f(x) का अवकलज कहलाती है। ये जो सीमा है वो क्या कहलाती है? फलन f(x) का अवकलज कहलाती है। जिसे कैसे लिखते हैं पता है? जिसे f' या d/dx f(x) लिखते हैं, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं कि इस फलन का डेरिवेटिव अर्थात d/dx f(x) कहें, बिंदु x बराबर a पर कहें तो इसको लिख सकते हैं f' बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस f(a) बटे में x माइनस a होता है। ठीक है बच्चों, या बच्चों इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर में राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर कैसे निकालोगे? यहां आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहां पर a पर निकाल ले तो a माइनस h माइनस एफ ए बटे में आपको यहां लिखना है h लिखना है माइनस में h, है ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है उसको लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर कैसे निकालते हैं? लिमिट
h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे में प्लस में एच लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर बराबर आते हैं तो हम यहां पर क्या कहते हैं कि फलन हमारा अवकलनीय है ना। x बराबर a पर फलन हमारा अवकलनीय तभी कहलाएगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही बराबर आएंगे। मतलब दाएं पक्ष से अवकलन बाई पक्ष के अवकलज के बराबर बराबर अगर आता है तो फलन हमारा x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और दोनों यदि बराबर बराबर आ रहे हैं तो फलन हमारा दिए गए बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। यहां पर एक उदाहरण समझो, उसके माध्यम से बड़े आराम से आप समझ सकते हो। देखो यहां पर लिख लेते हैं एक उदाहरण, हमें यह दिखाना है, पूरा प्रश्न लिख देते हैं। दिखाइए कि कोई फलन हमारा f(x) बराबर दिया गया है x स्क्वायर, बिंदु x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है, ये हमें चेक करके दिखाओ। बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है। दिखाइए कि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है। ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, कैसे इसको देखो दिखाओगे कि हमारा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है या नहीं। उसके लिए जैसा कि हमने बताया कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे, बाएं पक्ष अवकलज और दाएं पक्ष अवकलज निकालेंगे। यदि बराबर बराबर आते हैं तो हम लिखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन हमारा अवकलनीय है। कैसे, देखो ध्यान दें। पहले अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर फॉर्मूला यहां लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है। एफ ऑफ देखो कहां पर निकाल रहे हैं, 1 पर, तो आपको यहां लिखना है 1 प्लस एच, माइनस में f1 और नीचे बटे में h लिखना है। देखो ये वाला है ना, ये हम x बराबर a पर निकाल रहे तो a प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच लिखते थे, है ना। a पर निकाल रहे थे, अब a की जगह 1 है तो 1 प्लस एच लिखना है माइनस f1 बटे में h, यही तो है। तो इस तरीके से यहां पर आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। इस लिमिट की वैल्यू निकालो तो वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 लिख दो, f1 प्लस एच, यहां जो x लिखा है उस x की जगह पर 1 प्लस एच लिखो, इसका स्क्वायर लिखो, फिर माइनस f1, x की जगह 1 लिख दो तो f1 बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बटे में h। इसके बाद यहां पर देखो लिमिट h टेंस टू 0, 1 का देखो यहां पर सीधा सीधा लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट जब रखेंगे, चलो एक बार पहले इसको हल करो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस में 2h लिखो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 लिखना है, नीचे बटे में h लिखना है। ठीक है, अब एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर से दोनों जगह से हमें h कॉमन दिखाई दे रहा है, जिससे ये नीचे वाला h कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लिया जाए तो h प्लस 2 बचेगा, नीचे बटे में h से इस h को कैंसिल करोगे, h बराबर 0 लिखने से हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 2 अर्थात 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान हमें 2 मिला है। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी अगर 2 आता है तो लिखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन हमारा अवकलनीय है। यहां पर अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर कैसे निकालते हैं, यहां पर फॉर्मूला लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h लिखो, माइनस f1 और नीचे बटे में माइनस h लिखना है। यहां पर देखो लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं और f1 माइनस h, जहां पर x है इस फलन में x की जगह पर 1 माइनस h लिखना है, तो यहां भी 1 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहां पर मिलेगा 1 माइनस h का स्क्वायर, फिर माइनस f1, x का मान 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है, और नीचे बटे में आपको माइनस h लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, स्क्वायर तोड़ोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस में 2h लिखो, माइनस 1 ज्यों का त्यों, नीचे बटे में माइनस में h, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। ऊपर से h कॉमन लेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे, देखो h कॉमन लेंगे तो थोड़ी जगह कम है, देखो यहां दूसरे कलम से लिखना है जिससे आप समझ सको। ये लिखा है लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से h कॉमन ले लिया जाए तो ये h माइनस में 2 बचेगा, नीचे से हमारे पास माइनस h है,
h से इस h को कैंसिल करोगे और h का मान 0 लिखोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस में 2 बटे में -1 माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा 2। अब आप ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही बराबर हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 है, तो इस तरीके से ये दोनों बराबर हैं। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होते हैं तो हम ये कहते हैं कि x बराबर दिए गए बिंदु पर फलन हमारा संतत है, अर्थात x बराबर 1 पर फलन हमारा संतत है। ठीक है, तो हम चेक कैसे करेंगे? हमें हर प्रश्न के लिए अगर ये दिखाना है कि फलन हमारा अवकलनीय है या नहीं, तो उस बिंदु पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों यदि बराबर बराबर निकल के आते हैं तो लिख देंगे कि x बराबर दिए गए बिंदु पर x बराबर 1 है ना यहाँ पर, तो x बराबर 1 पर फलन हमारा अवकलनीय है। करेक्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि अगर कोई फलन अवकलनीय होता है तो वो संतत भी होता है। अवकलनीय फलन संतत फलन होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फलनों की डिफरेंशियबिलिटी की बात के अवकलज निकालेंगे। अवकलज कैसे निकालेंगे? देखो, अवकलज कहें या अवकल गुणांक कहें, कैसे निकालते हैं? सीधा सीधा कुछ फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है। हालांकि आपको कक्षा 11 में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि प्रथम सिद्धांत से हम अवकलन कैसे करते हैं। कोई फलन हमारा f(x) है और उस फलन f(x) के प्रांत में कोई बिंदु a है ना, तो हमें क्या करना है? देखो ध्यान दें कि किसी फलन का अगर अवकलज ज्ञात करना है तो यहां पर अवकलज को, जैसा कि आपको पता है, अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? d/dx से लिखते हैं। और काय का अवकलन कर रहे हैं? f(x) का, तो फलन f(x) का x के सापेक्ष अवकलन को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। और एक फॉर्मूला हम याद रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) और नीचे बटे में h। इसको कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन से हम किसी भी फलन का अवकलज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी फलन का अवकलन बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है या इसको f' भी लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी फलन के अवकलज को f', फलन f(x) का अवकलज होता है, उसको कैसे लिखते हैं? f' लिखते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) और नीचे बटे में h। ये हमारा किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है या अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे हमसे कोई ये कहता है कि भाई हमें x की पावर मान लो 2 है, x² है। चलो छोटा सा एक प्रश्न ले लेते हैं। मान लिया कि x² का अवकलज ज्ञात करो, का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करो, x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? देखो ध्यान दें, x के सापेक्ष x² का अवकलज ज्ञात करना है तो यहां पर हम पहले जिसका अवकलन करना है उसको हम f(x) के बराबर मान लेते हैं। हमें जरूरत काय की है? देखो x + h की जरूरत है, f(x) की जरूरत है। तो पहले f(x) तो हमारे पास ये प्रश्न में दिया जा रहा है। यहां पर x की जगह पर हम h जोड़ के f(x + h) ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर भी x + h लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें। अब यहां पर देखो हमें दोनों चीजें पता हो गई, f(x + h और f(x), तो अब हमें यहां पर रख देना है। देखो कैसे, f' और x का मतलब क्या है? x²। हमें x² का अवकलन करना है तो x² का अवकलन x के सापेक्ष कैसे लिखेंगे? f'(x²) लिखेंगे। ठीक है, x² का अवकलन, डैश का मतलब हो गया f का अवकलन। ठीक है, फलन का अवकलन को f' से लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाना है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x + h) की वैल्यू बताओ कितनी है? तो f(x + h) की वैल्यू यहां रख देते हैं, x + h का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस f(x) और f(x) की वैल्यू है हमारी x² और नीचे बटे में h। इसके बाद देखो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर पहले तोड़ो,
स्क्वायर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे बटे में एच। एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो रहा है। ऊपर से दोनों जगह से h कॉमन दिखाई दे रहा है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लें तो 2x प्लस h बचेगा। नीचे से जो h दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल आउट करोगे, लिमिट रख दो तो ये 2x प्लस h का मान 0 लिखो तो 2x आएगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। ये आपको यहां हमने प्रथम सिद्धांत की मदद से इसको हल किया है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। वैसे कुछ मानक फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना है, उन मानक फॉर्मूलों की मदद से पूरा बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है। उन मानक फॉर्मूलों की मदद से हम बहुत आसान से सारे फलनों के अवकलन कर सकते हैं। देखो ध्यान दें, कुछ मानक फलन हम यहां रख देते हैं, उनके अवकलज आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। कौन कौन से हैं देखो ध्यान दें। पहला एक फॉर्मूला है जो कि इस प्रकार से आप लिखो कि x की पावर n का अवकलन करना है। x की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष लिखोगे तो इस प्रकार लिखोगे d ओवर dx x की पावर n बराबर क्या होता है, ये घात पहले लिख लिया जाता है और इसके बाद में x की पावर इस घात में से x की घात जो है उस घात में से एक कम करना है, ठीक है। तो ये n पहले आ जाएगा और फिर इसके बाद इस x n जो घात है उसमें से एक कम करना है। जैसा कि अभी हमने यहां पर एक प्रश्न लिया था कि भाई एक्स स्क्वायर का हमें अवकलन करना है, तो अभी इसका आंसर हमने निकाला था 2x आया था। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखो ध्यान से 2 पहले आ जाएगा और फिर x की पावर 2 में से 1 कम कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 2x की पावर 1 मतलब 2x आएगा। देखो ये फॉर्मूले से बिल्कुल एक लाइन में ही आ रहा है। तो कुछ ये मानक फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करोगे जिनकी मदद से सीधा सीधा अप्लाई करके हम बड़े आराम से इसके डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसके बाद में यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला और यहां पर लिख देते हैं। देखो ये हमारे पास है कि भाई अगर ऐसा है कि x की पावर n लिखा है, e की पावर x हो बच्चों, तब e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। याद रखिएगा e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। इसके बाद में देखो d ओवर dx यहां पर लिख दे रहे हैं log x का अवकलन बताओ बच्चों कितना होता है। देखो बेस पर कुछ नहीं लिखा है, e माना जाता है। log x का अवकलन याद रखिएगा 1/x होता है। इसके बाद में देखो d ओवर dx यहां पर अगर किसी अचर के साथ में कोई फलन है, जैसे यहां पर लिखा है CFX, तो बच्चों इसको याद रखना है कि कभी अचर के साथ में कोई फलन लिखा है तो हमें केवल फलन का डेरिवेटिव करना है, निकालना है। C जो अचर है उसका डेरिवेटिव नहीं करते हैं, इस C को बाहर निकालोगे और फिर हमें अवकलज निकालना है केवल fx का, ठीक है। तो इस fx का अवकलज निकालना है, C का हमें सीधा सीधा गुणा करना होता है। इसके बाद में कोई अकेला अगर अचर होता है तो हमेशा याद रखिए अकेले अचर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। इसके बाद में देखो और एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो d ओवर dx, अगर ऐसा लिखा है a की पावर x का अवकलन बताओ, तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a होता है। याद रखना है a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log a, बेस पर कुछ नहीं e मानोगे, ठीक है। तो a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a बेस e होता है। इसके बाद में यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के अवकलन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। sin x का अवकलन cos x होता है। d ओवर dx अगर हम cos x के बात करें, cos x के अवकलज की, तो cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। इसके बाद में यहां d ओवर dx हम लिखें tan x का अवकलन कितना होता है, तो आपको लिखना है sec स्क्वायर x होता है। बात आ रही समझ में। इसके बाद एक और आगे देखो d ओवर dx, tan x के बाद हम यहां पर cot x का अवकलन पूछें तो भाई क्या बताओगे आप लोग, cot x का अवकलन माइनस cos x स्क्वायर x होता है। इसके बाद में d ओवर dx sec x का अवकलन कितना होता है, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x होता है। इसके बाद में d ओवर dx cosec x का भी अवकलन बताओ, cosec x का अवकलन x के सापेक्ष माइनस
कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है। इनको बिल्कुल आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को भी आप याद रखिएगा। जैसे हम आपसे कहें कि भाई डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बताओ, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अगर आपसे कहें कि डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन बताओ, तो बच्चों यही लिखना है, केवल इसका साइन बदलना है, माइनस में लिखना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि भाई डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन बताओ, तो टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भाई डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो कॉट इनवर्स एक्स का अवकलज भी इतना ही लिखना है, केवल और केवल इसका साइन बदल देना है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ठीक है। और इसी प्रकार आप आगे डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आपको क्या लिखना है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। और इसके बाद में अगर कॉट इनवर्स एक्स की बात करें, कॉट हो गया सेक, कोसेक, कोसेक लिख देते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना चाहो तो ये माइनस में होता है, -x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि दो फलन गुणनफल के रूप में लिखे हैं, तो उसका अवकलन कैसे करते हो। अच्छा, योग फल और अंतर की बात करें, बीज गणित की बात करें, तो भाई देखो यहाँ पर समझ लेते हैं डी ओवर डी एक्स, एक फलन कोई एफ एक्स है, दूसरा फलन कोई जी एक्स है। दो फलनों का अगर हम सीधा सीधा अवकलन करना चाहते हैं तो इसका अलग और इसका अलग, दोनों का अलग अलग अवकलन करते हैं। तो इस प्रकार लिखते हैं डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स जी एक्स, ठीक है। दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन हम ज्ञात करते हैं। और यदि इसी प्रकार ये अंतर होता है तो यहां पर पहले फलन का डेरिवेटिव माइनस दूसरे फलन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा हो कि दो फलनों का गुणनफल लिखा हो, तो दो फलनों के गुणनफल के लिए देखो एक हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको यहां पर लिखना है, क्या है डी ओवर डी एक्स। मान लिया एक फलन हमारा एफ एक्स है, एक फलन हमारा जी एक्स है, दो फलन है, दोनों फलनों का गुणनफल का अवकलज ज्ञात करना है। दोनों फलनों के गुणनफल का अवकलन अगर करना है तो कैसे करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहला जो एक फलन मानोगे उसको ज्यों का त्यों रखना है, दूसरे वाले फलन का हम यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे, जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे, अर्थात फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड फलन ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसके बाद यहाँ फर्स्ट का अवकलन करेंगे, ठीक है। एफ एक्स का अवकलन करते हैं, करेक्ट है। इसके बाद में दो फलन भागफल के रूप में दिए जाएं तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसको हम ऐसे कहें कि एक फलन ऊपर एफ एक्स है, बटे में नीचे आपका ये जी एक्स है, दो फलनों का भागफल का फॉर्मूला क्या करते हैं, पहले हमारा काम होता है कि भाई पहले हर लिखना है, जी एक्स लिखना है, फिर इसके बाद अंश का अवकलन करना है, एफ एक्स का अवकलन करना है। हर लिखो, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश लिखो इंटू हर का अवकलन करें, डी ओवर डी एक्स जी एक्स लिखें, और बटे नीचे क्या लिखते हैं हर का स्क्वायर, क्या लिखेंगे नीचे हर का स्क्वायर, अर्थात जी एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो इस तरीके से दो फलन के भागफल का ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होता है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूले थे जिनकी मदद से हम किसी दिए गए फलनों के डेरिवेटिव बहुत आसान से ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें कहता है साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, ठीक है। तो आप सीधा सीधा जिस फलन का अवकलन करना है उसको हम y के बराबर मान लिया करते हैं, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं y के बराबर, ये लिख देते हैं, मान लें y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, सीधा सीधा बिल्कुल अवकलन मारेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं y का तो लिखते हैं कैसे, dy ओवर dx। यहां भी देखो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है x के सापेक्ष, यहां लिखेंगे d ओवर dx साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन। आगे
यहां पर साइन को देखो, आगे ये कोण को मत देखो, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है कि नहीं, अभी हमने बताया आपको साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो आपको लिखना है कॉस एक्स स्क्वायर, जो भी आगे लिखा है ज्यों का त्यों लिखना है। फिर हमें यहां पर एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से करना है, चैन रूल लगाना होता है, तो साइन का अवकलन पहले करो और फिर इसके बाद आगे जो लिखा है इसका अवकलन करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर करना है एक्स के सापेक्ष। कैसे लिखोगे, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर। जब केवल साइन एक्स होता है, जब हम साइन एक्स का अवकलन सीधा सीधा करते हैं तो अवकलन हम इसका लिखते हैं कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना लिखते हैं, कॉस एक्स। चूंकि यहां पर x का हम दोबारा से जब अवकलन करें तो x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक मिलेगा, इसलिए एक लिखना कोई जरूरी होता नहीं है, इसलिए यहां लिखते नहीं है। वैसे हर एक बार इस x का अवकलन, इस कोण का अवकलन साथ साथ में करते हैं, ठीक है। तो यहां भी वही बात है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन देखो कितना मिलेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों है। एक्स स्क्वायर का अवकलन हमने जैसा कि अभी आपको फॉर्मूला बताया कि भाई n x की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष होता है n इंटू एक्स पावर n-1, ये n पहले आ जाता है और फिर इसमें से घात में से एक कम कर देते हैं, वही काम यहां करना है। 2 पहले आ जाएगा और x की पावर 2 में से एक कम करके यहां पर इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखो 2x की पावर 2 में से एक घटेगा, एक x बचेगा, मतलब 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। एकदम सिंपल से सारे सवाल होते हैं बच्चों, बहुत ही मजेदार ये आपकी चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर, ठीक है। इसके माध्यम से तो हम ये समझो कि अगर ये आता है ना तो इसके बाद आगे जो समाकलन है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, अवकल समीकरण इसी से जुड़े हुए हैं, है ना, अवकलन के अनुप्रयोग इसी से जुड़े हुए हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहां से ही बहुत ढेर सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं, जो अगर इसको आप कंप्लीट कर लोगे तो मेरे ख्याल से फिर आगे की और समस्याएं बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एक और अगला प्रश्न लेते हैं। मान लिया कि हमें अवकलन करना है, देखो साइन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दें, इसका अवकलन करना है और मान लेते हैं इसको बाई के बराबर। जिसका हमें अवकलन करना है उसको क्या मानते हैं, बाई के बराबर मानते हैं, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अब हमें यहां पर अवकलन करना है। एकदम सिंपल वही बात है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है, केवल हमें यहां लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर हम x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं तो लिखते हैं dy ओवर dx बराबर, यहां पर लिखते हैं d ओवर dx का अवकलन करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करना है, ठीक है। अब देखो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखो और इसके बाद जो आगे लिखा है उसका फिर से अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फिर से अवकलन करेंगे। यहां पर केवल एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है तो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करते हैं। कैसे, देखो वही काम करना है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपना ज्यों का त्यों, जबकि यहां पर 2 फलन हो गए हैं, अलग अलग प्लस का निशान बीच में है तो दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करना है। पहले करना है एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन उसी बिल्कुल उसी कायदा से, इस वाले रूल से 2 पहले लिखना है और x की एक घात कम करोगे, 2 घात है ना, एक घात कम करके एक घात बचेगा, अकेला अचर होता है उसका अवकलन 0 होता है, ठीक। तो आंसर में आ जाएगा 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, क्लियर। चलिए नोट करते जाओ बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल सारे प्रश्न हैं। और इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो होगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसके पूरे आपके चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो अगले आने वाले वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, देखो अगला एक और क्वेश्चन है, इसका हमें अवकलन करना है। ये हमारे पास cos x का क्यूब इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ऐसा प्रश्न है। देखो x की पावर 5, इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो बच्चों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 फलन दिए गए हैं, 2 फलनों का गुणनफल दिया गया है, एक फलन ये है, एक फलन ये है। कुछ बच्चे यहां पर एक फलन ये अलग से मान लेते हैं, यहां पर ये साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है। ये एक पूरा फलन है। साइन के साथ में जो आगे लिखा होता है ये इसका कोण होता है, इसलिए इसको हम एक पूरा फलन मानते हैं। यहाँ एक ये पूरा फलन है, एक पूरा फलन ये है, दो फलनों का गुणनफल है। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बाई बराबर लिखेंगे, बाई बराबर कॉस एक्स का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो एक फलन हमारा ये है, एक ये है। यहां पर डिफरेंशिएट करें, कैसे करना है, पहले तो आपको लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अगर y का अवकलन करते हैं तो लिखते हैं dy ओवर dx, बराबर का निशान लगाओ। यहां क्या लिखना है, देखो d ओवर dx लिखना है और आगे लिखना है cos x का क्यूब, एक फलन हो गया, इंटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये दूसरा फलन हो गया। तो दो फलन का गुणनफल, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, क्या करना है, पहला फलन ज्यों का त्यों लिखना है cos x क्यूब, फिर सेकंड वाले का अवकलन करना है d ओवर dx साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसका अवकलन करना है। पहला फलन दूसरे का अवकलन, प्लस अब दूसरा फलन लिखना है। तो दूसरा फलन कितना है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये दूसरा फलन है। जबकि अब हमें पहले वाले का अवकलन करना है। पहला कितना है, कॉस एक्स क्यूब, इसका अवकलन करना है। करेक्ट है बच्चों। अब देखो भाई, तो इसको तो ज्यों का त्यों फिर लिख दें, कॉस एक्स का क्यूब। अब बताओ इसका अवकलन कैसे करोगे। यहां पर साइन पर स्क्वायर है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर माना जाता है। इस प्रकार देखो, समझो पहले, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये फलन है। इस स्क्वायर का मतलब होता है ये टोटल पर स्क्वायर है, ऐसे समझो। ठीक है, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दें, इसको x माने और पावर n है तो ये n पहले आ जाता है, मतलब 2 पहले लिखना है। और साइन x की पावर 5 पर अब पावर कितना बचेगा, यहां 2 में से 1 घटाओ, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये घात का तो अवकलन हो गया। इसके आगे क्या करना है, अब साइन का अवकलन करना है। साइन का अवकलन कितना होता है, साइन का अवकलन कॉस होता है, तो आपको कॉस एक्स की पावर 5 लिखना है। हो गया भाई, साइन का भी अवकलन हो गया। अब एक्स की पावर 5 का करना है। एक्स की पावर 5 का अवकलन कैसे करोगे, 5 पहले ले आओगे, एक्स की पावर 5 में से 1 कम कर दो, 4 बचेगा। ये इसका टोटल अवकलन होगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं, देखो इसको ज्यों का त्यों लिखा है, इसका अवकलन करना है। तो पहले हमने जैसा कि बताया इसका होल वर्ग मानते हैं, तो इस होल वर्ग में जो होल पावर 2 है उस 2 को पहले लिखना है। अब 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे, 1 बचेगा। तो साइन एक्स की पावर 5 और इस पर पावर कितना बचेगा, टोटल 1। मेरे ख्याल से 1 लिखना मेरे ख्याल से कोई जरूरी नहीं है, तो हम यहां पर 1 को नहीं लिखेंगे। तो ये घात का अवकलन हो गया, इस 2 का अवकलन हो गया। इसके बाद साइन का अवकलन करना है, तो कॉस लिखना होता है, कॉस एक्स पावर 5 लिखो। इसके बाद में एक्स पावर 5 का करना है, तो 5 इंटू एक्स पावर 5 में से 1 कम करके 4 लिख दो। तो ये हो गया इस टोटल का अवकलज। पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन कर दिया, प्लस का निशान लगा दो। अब ये हमें देखो ज्यों का त्यों रखना है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को तो ज्यों का त्यों रखना है। अब देखो इसका अवकलन कर दो। यहां पर बच्चों देखो साइन पर, ये सॉरी कॉस पर अवकलन क्यूब नहीं है, कॉस पर क्यूब नहीं है बल्कि एक्स पर क्यूब है। तो आपको क्या करना है, कॉस का अवकलन पहले करना है। कॉस का कितना होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब लिख दो ज्यों का त्यों। अब कॉस के आगे जो लिखा है उसका फिर से करना है। एक्स क्यूब का करना है तो 3 पहले लिखो, घातें 2 लिख दो, 1 कम करनी होती है। तो ये इसका देखो डेरिवेटिव हमें मिल गया। क्या लिखना है, ये लिखना 2 और 5 का गुणा, 2 पंचे 10 लिख दो। x की पावर 4 लिखो, ये x की पावर 4, 5 दूनी 10 x की पावर 4 इंटू कॉस x का क्यूब, ये वाला। फिर इसके बाद में साइन x की पावर 5, ये ज्यों का त्यों लिखना है। इसी प्रकार यहां पर cos x की पावर 5, इसको भी ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखिए प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर 3 लिखना है और x का स्क्वायर लिखना है, 3x स्क्वायर लिख दें। और फिर इसके बाद में साइन x का क्यूब लिखो और इसके बाद में साइन स्क्वायर x की पावर 5 लिख दो। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी होल पावर लिखी है ना, पहले पावर का
अवकलन आपको करना है। पहले घात का अवकलन करते हैं। यहां पर देखो ध्यान दें, इसमें होल पावर नहीं, ये तो क्यूब है, काय पर, एक्स पर क्यूब है, यहां पर कॉस पर क्यूब नहीं है, जबकि यहां पर देखो साइन पर क्यूब है, तो इसको होल वर्ग मानेंगे। और दो हम पहले देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन किया है तो दो पहले लिख लिया, घात एक बची, और फिर इसके बाद साइन का किया है तो साइन का ये कॉस हो गया, फिर एक्स की पावर 5 का किया है तो 5 पहले आएगा, एक्स पावर 4, ठीक है। जबकि यहां पर किया है तो केवल देखो यहां पर ये नहीं है कि 3 पहले लिख लिया हो, क्यों, क्योंकि यहां कॉस पर नहीं बल्कि एक्स पर क्यूब है, तो कॉस का पहले करोगे, कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अभी बहुत ढेर सारे सवाल इसमें से जो इससे संबंधित जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक एक टाइप के एक एक प्रश्न यहां से समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न पर। देखो आगे हमें अगर ऐसा दिया जाए कि मान लो एक इक्वेशन दिया जाए और उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमसे पूछ लिया जाए कि भाई डी बाई ओवर डी एक्स का मान बताओ, तो देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि बाई प्लस साइन बाई प्लस साइन बाई बराबर में कॉस एक्स, तो हमसे कह रहा है प्रश्न कि डी बाई ओवर डी एक्स का मान बता दो, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, यदि बाई प्लस साइन बाई बराबर कॉस एक्स तो डी बाई ओवर डी एक्स का मान बताओ। क्या करना है, सिंपल सा काम, देखो यहां पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अगर हम यहां देखो इस पक्ष में करेंगे तो यहां भी डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं बाई प्लस साइन बाई का अवकलन, है ना। और यहां भी ऐसे ही करना है, डी ओवर डी एक्स लिखें और कॉस एक्स का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहां पर दो फलन है, दोनों का अलग अलग करना है, पहले इस बाई का करना है फिर यहां पर साइन बाई का करना है। तो यहां लिख देते हैं देखो डी ओवर डी एक्स बाई प्लस यहां लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स साइन बाई, इधर आपका डी ओवर डी एक्स है कॉस बाई, कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो डी बाई ओवर डी एक्स तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है, डी बाई ओवर डी एक्स प्लस का निशान लगाओ, साइन बाई का अवकलन लिखना है कॉस बाई होता है, साइन बाई का अवकलन कॉस बाई, लेकिन चूंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए इस बाई का अवकलन हम फिर से करेंगे। बाई का अवकलन कितना होगा, डी बाई ओवर डी एक्स, बाई का अवकलन कितना होगा, डी बाई ओवर डी एक्स। अगर हम यहां पर साइन एक्स का अवकलन करते, साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन, तो आंसर हमें क्या लिखना होता, तो हमें आंसर लिखना होता कॉस एक्स, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। जबकि यहां पर देखो साइन बाई लिखा है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो साइन बाई का अवकलन कॉस बाई लिखना है, फिर बाई का करोगे x के सापेक्ष तो डी बाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा, बराबर कॉस एक्स का अवकलन क्या लिखना है, माइनस साइन एक्स लिखना है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क वाली बात नहीं है। अब बच्चों यहां दोनों जगह से आप ध्यान से देखो तो डी बाई ओवर डी एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां से हमें 1 मिलेगा प्लस यहां से कॉस बाई मिल जाएगा, बराबर में माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, और यहां से भाग में जाएगा तो डी बाई ओवर डी एक्स हमें मिलेगा कितना, माइनस में साइन एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस बाई। इस प्रकार से हमें यहां से देखो डी बाई ओवर डी एक्स का मान मिलेगा, ठीक है। यही हमसे पूछा गया है कि भाई डी बाई ओवर डी एक्स का मान बताओ, जबकि बाई प्लस साइन बाई बराबर कॉस एक्स है तो डी बाई ओवर डी एक्स का मान कितना होगा, माइनस साइन एक्स बटी 1 प्लस कॉस बाई, ठीक है। एक और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर कभी इनवर्स फलनों का हमें अवकलन करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहां पर एक प्रश्न ले लेते हैं। देखो मान लिया कि फलन हमारा कोई एफ एक्स बराबर दिया गया है साइन इनवर्स एक्स और इसका एक्स के सापेक्ष करना है अवकलन, तो कैसे करेंगे, एक्स का के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो कैसे करना है। अगर एफ एक्स फलन कितना है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, वैसे तो हमने फॉर्मूला तो सीधा सीधा लिखा है भाई, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम सीधा नहीं लिखेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे। देखो कैसे, पहले हम ये मान लेते हैं कि जो एफ एक्स है उसको बाई मान लें, तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई और बराबर साइन इनवर्स एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख दें एक्स बराबर साइन बाई। देखो ध्यान दें,
देख सकते कि नहीं, ये हमारा साइन इनवर्स है, इधर ले आओगे साइन बाई में पहुंच जाएगा, x बराबर साइन बाई। अब हम यहां पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, या चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो d/dx x का x के सापेक्ष अवकलन 1, dx/dx एक ही तो होगा, बराबर यहां भी वही काम करना है, d/dx साइन बाई लिखोगी। तो dx/dx का मतलब 1 बराबर, यहां पर साइन बाई का अवकलन अभी अभी बताया था कॉस बाई होता है, लेकिन बाई का फिर करना पड़ेगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो बाई का अवकलन x के सापेक्ष होता है dy/dx। अब देखो कॉस बाई यहां से हटाओ तो भाग में आ जाएगा, dy/dx का मान चूंकि पूछा गया है तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1 में कॉस बाई, या फिर इसको ऐसे कहें dy/dx बराबर 1 में, यहां पर जो कॉस बाई लिखा है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है √1 - साइन स्क्वायर बाई, लिखा जा सकता है। कॉस बाई बराबर क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर बाई होता है कि नहीं, होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, पक्षांतर करोगे कॉस एक्स बराबर हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर एक्स, या फिर बाई के पदों में है तो कॉस बाई बराबर √1 - साइन स्क्वायर बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए dy/dx बराबर में 1 में √1 - साइन स्क्वायर बाई, साइन बाई को क्या लिखोगी, देखो साइन बाई को x लिखोगी, स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर साइन स्क्वायर बाई को हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। हमने यही सिद्ध कराया है कि भाई यहां पर साइन इनवर्स x का जब अवकलन करते हैं तो कितना लिखते हैं, 1/√1 - x स्क्वायर लिखते हैं। देखिए ये लिखा है d/dx, और ये बाई जो है ना, बाई बराबर क्या है, बाई बराबर हमने fx माना है, तो ये हमारा हो गया जाए कि 1 में √1 - x स्क्वायर, या fx को हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, यहां लिखें d/dx साइन इनवर्स x बराबर में 1/√1 - x स्क्वायर होता है। ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस इनवर्स x का, इसी प्रकार से टेन इनवर्स x का, सबका हम इसी पैटर्न से समय अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा आएगा कि हमारे पास दिया जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा एक क्वेश्चन है, बाई बराबर लिख देते हैं, बाई बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x स्क्वायर, ये हमारा एक प्रश्न है, और हमसे ये कह रहा है कि यहां पर इसकी मदद से dy/dx का मान बताओ। अब देखो बच्चों क्या करना है, यहां पर ऐसी स्थिति कभी कभी आएगी कि जब प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, अगर हम x का मान कुछ प्रतिस्थापन कर दें तो ऐसे बिल्कुल चुटकियों में ये काम सिंपल तरीके से किया जा सकता है। देखो कैसे, मान लिया कि x बराबर tan थीटा, बच्चों ये हमें कैसे जाने कि भाई x बराबर tan थीटा ही रखें, यहां पर ये फॉर्मूला है ना, x का मान जब tan थीटा लिखोगे तो 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, तो साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इतना दिमाग में आपके सोचना पड़ेगा कि भाई x का मान अगर यहां से tan थीटा लिखें या फिर x का मान साइन थीटा लिखें, भाई तब अगर x का मान साइन थीटा लिख दें तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। देखो 2 sin थीटा बटे 1 + साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, जिससे साइन से साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने x का मान tan थीटा लिखा है। और इसकी मदद से अगर जरूरत पड़ेगी तब थीटा का मान कितना लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर देखो इसका बाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x का मान लिखेंगे tan थीटा, और नीचे बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, बाई बराबर में साइन इनवर्स, यहां से देखो 2 tan थीटा लिखा है, तो इस 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बाई का मान मिलेगा हमें 2 थीटा, और बाई बराबर 2 × थीटा, और थीटा बराबर कितना है, tan इनवर्स x है। तो बच्चों अब हम यहां पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो आसान तरीका से इसका अवकलन हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष बाई का अवकलन करेंगे तो dy/dx लिखेंगे,
यहाँ पर 2 हमारी अचर संख्या है, इसको ज्यों का त्यों लिखें, तो d/dx tan इनवर्स x यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखो 2 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बोलो होता है कि नहीं। तो बस यही इसका देखो आंसर है। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जब जो हमने बाई है ना, बाई का मतलब ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो d/dx, बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे का हमने डेरिवेटिव जो निकाला है वो ये आपका है कितना, 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर है, करेक्ट। चलिए एक और प्रश्न देखो, एक अगला प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न लेते हैं लॉगरिथम पर आधारित ले लेते हैं। तो कोई प्रश्न बच्चों कभी भी किसी फलन का अवकलन करने में हमें कोई समस्या लग रही हो कि भाई हम इसका अवकलन कैसे करें। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई 2 फलन, 3 फलन, 4 फलन इकट्ठे गुणा के रूप में दिए जाएं, भाग के रूप में दिए जाएं, उस पर कड़ी चिन्ह हो, घनमूल, वर्गमूल जैसे कुछ निशान हो, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम फलन में दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेते हैं, और लॉग लेने के बाद बहुत आसान तरीका से हम इसका डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। देखो हम यहां पर एक प्रश्न ले लेते हैं, अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 नीचे बटे में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये हमारा देखो एक प्रश्न है। इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलज लिख दें, है ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान दें। जब ये यहां पर देखो 2 फलन ऊपर हैं, गुणा में है, फिर नीचे कुछ भाग में दिए गए हैं, उस पर कड़ी का भी निशान है। तो यहाँ पर हमने ऐसा कोई फॉर्मूला बताया नहीं है कि भाई यहाँ पर अगर गुणा हो, भाग हो, कड़ी चिन्ह हो, सब कुछ इकट्ठा हो, तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बल्कि हमने एक प्रोसेस ये जरूर बताई कि भाई यहाँ पर अगर ऐसी कोई स्थिति दिखाई दे तो हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। पहले तो हमने फलन को बाई बराबर लिख लिया, मान लिया कि ये फलन हमारा बाई के बराबर है, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो अगर दोनों पक्षों में लॉग लिया जाए, बाई में इधर लॉग लेने पर लॉग बाई हो जाएगा, और इधर हम अगर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और इसके बाद ये अंडर रूट का बड़ा सा निशान लगाओ, x माइनस 1 लिखो, x माइनस 2 लिखो, नीचे बटे में x माइनस 3 लिखना है, इसके बाद x माइनस 4 लिखना है, इंटू x माइनस 5 लिखना है। ठीक है, अब देखो लॉग लेने के बाद देखो आगे थोड़ा और इसको हल करो। तो लॉग में आपने देखा कि भाई अगर ऊपर पावर होती है वो पावर पहले लिख ली जाती है, गुणा में होते हैं वो प्लस में पहुंचती है, माइनस में गुणा भाग में होते हैं वो माइनस में पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें, लॉग x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और इस पर टोटल जो करडी है ना 1/2 घात लगा दो। यहाँ अंडर रूट का मतलब 1/2 घात। अब यहाँ लॉग m, इसको मानो m की पावर n है, तो ये n पहले आता है, 1/2 आ जाएगा पहले, और इसके बाद में लिखें लॉग, गुणा वाला प्लस में पहुंच जाता है, तो आपको लिखना है देखो इस तरीके से, लॉग x माइनस 1, प्लस का निशान लगाओ और लिखो लॉग x माइनस 2, और ये जो बटे में है उनको माइनस में, सब में माइनस लगा दो, तो लिख दें माइनस लॉग x माइनस 3, माइनस में लॉग x माइनस 4, माइनस में लॉग x माइनस में 5। ठीक, और इधर चल रहा है लॉग बाई बराबर। अब लिख देते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो यहां लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, लॉग बाई का अवकलन करोगे, लॉग के आगे जो भी लिखा होता है वो बटे में आता है, लॉग x का अवकलन 1/x होता है कि नहीं। इसी प्रकार लॉग बाई का अवकलन 1/बाई हो जाएगा, बाई का लेकिन फिर से करना पड़ेगा, बाई का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx होता है। 1/2 तो अचर संख्या, इसका अवकलन करना नहीं है।
अब इसका अलग करो, इसका अलग करो, सभी पदों का अलग अलग हम अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो log के आगे जो लिखा ना उसका अवकलन करने से 1 में आता है वो, है ना। log x का अवकलन 1/x होता है कि नहीं, तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा। अब x का करोगे तो 1 और अचर का 0, तो यहां लिखना बेकार है। 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार प्लस का निशान लगाओ और log के आगे जो लिखा है उसको बटे में लिख दो। 1 माइनस 0 नहीं लिखना है, फिर माइनस इधर भी आप ऐसे ही करो, 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, अब यहां पर देखो बाई का ऊपर गुणा करोगे तो dy/dx हमें मिल जाएगा। dy/dx बराबर बाई का गुणा करो और 1/2 इंटू में ये ज्यों कहते हो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 लिखोगे। ठीक, अब इसके बाद केवल और केवल बाई का मान लिख दो, आंसर सीधा सीधा हमें मिल जाएगा। चलो यहां लिख देते हैं, देखो यहां पर लिख देते हैं, तो यहां देखिए यहां लिख देते हैं dy/dx बराबर यहां बाई का ये पूरा का पूरा मान आप लिख सकते हो कितना, 1/2 तो ये पहले से चल रहा है, 1/2 बाहर निकालो और पूरा ये लिखो √x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, नीचे बटे में लिखना है x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 लिखना है। ठीक है, ये बाई का मान हो गया। बाकी ये ब्रैकेट पूरा का पूरा जो कहते हो लिख दो। ठीक है, यहां गुणा का निशान लगा के यहां लिख देते हैं, तो चलो यहीं लिख दें, इंटू में 1/x माइनस 1 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये लिखना है। ठीक है, तो ये इसका देखो फाइनल आपका आंसर है। करेक्ट, कोई समस्या? तो इस तरीके से अगर कभी भी ऐसे कोई फलन मिलते हैं जब साथ साथ में गुणा भी हो, भाग भी हो, कर्डी चिन्ह भी हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में जब हम सीधा सीधा सम अवकलन नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं और लॉग के नियम को पहले फॉलो करोगे और इसके बाद हल करके फिर इसके बाद उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। देखो अगला एक प्रश्न लेते हैं, प्राचलिक अगर समीकरण दिए जाएं, प्राचलिक समीकरण दिए जाएं और फिर उनको हल करके हम dy/dx का प्राचलों का विलोपन करके dy/dx का मान ज्ञात करें, तो इस टाइप का एक प्रश्न देखो लेते हैं। प्राचलिक फलनों के हम अवकलन कर दें, तो प्राचलिक फलन यहां पर मान लेते हैं, ये हमारा प्रश्न है। मान लिया हमने x बराबर में 280², ये एक समीकरण हो गया। और एक प्राचलिक दूसरा समीकरण यहां लिखते हैं y बराबर a t⁴। ठीक, दो हमारे यहां पर प्राचलिक समीकरण दिए गए हैं, इसमें t प्राचल है, इस प्राचल t का विलुप्त करके, है ना, इसको विलुप्त करके हमें क्या करना है, यहां पर dy/dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझते हैं भाई dy/dx का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। अगर समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करें तो आपको पता है x का अवकलन कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx/dt लिखना है। बराबर इधर देखो 2a हमारा कांस्टेंट संख्या, इसका अवकलन करना नहीं है। t² का अवकलन करोगे, t के सापेक्ष में कर रहे हैं तो 2 पहले लिखना है और इस पर t की पावर 2 में से 1 कम करो, 1 बचेगा। तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 4a × t। इसके बाद देखो दूसरे वाले समीकरण का भी हमें ऐसा ही करना है। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अब हम यहां पर देखो बाई का अवकलन करेंगे, dy/dt लिखेंगे, बराबर का निशान लगाओ, a अपना ज्यों का त्यों, t की पावर 4 का अवकलन करोगे तो 4 पहले आएगा, t की पावर 3 बचेगा, एक घात कम कर देते हैं, तो 4at³ लिख देते हैं। अब हमें इन दोनों की मदद से क्या करेंगे, यहां पर हम dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सा काम है भाई, dy/dt इसमें भाग कर दो dx/dt से,
dt कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx बच जाएगा। तो कर दो भाई भाग। देखो dy ओवर dt का मान है 4a इंटू टी का क्यूब बटे dx ओवर dt का मान है 4a इंटू टी। अब देखो यहां से 4 कैंसिल, a कैंसिल, t पर एक घात कम करके हमें यहां पर आंसर में क्या मिलेगा, टी स्क्वायर। तो dy ओवर dx बराबर हमें यहां पर मिल रहा है dy ओवर dx बराबर में t का स्क्वायर, ये हमें देखो मिलेगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो जब प्राचलिक समीकरण दिए जाएं तो जो प्राचल दिया जाए उसी के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन कर देना है, और फिर इसके बाद में हमें dy ओवर dx क्योंकि निकालना है तो ये y ऊपर रखना है, x नीचे, तो इसका मतलब dy ओवर dt में dx ओवर dt से भाग करोगे तो dy ओवर dt हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट में द्वितीय कोट का अवकलज भी निकाला जाता है, मतलब पहले कोई फलन दिया जाएगा उसका एक बार अवकलन कर दें और फिर उस अवकलज का हम दोबारा से फिर अवकलन कर दें तो हमें द्वितीय कोट का अवकलज वो कहलाता है। देखिए एक प्रश्न लेते हैं, यहां पर द्वितीय कोट का अवकलज हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये हमारे पास एक, मान लिया हमारे पास कोई फलन है, ये कोई क्वेश्चन ले लेते हैं पूरा। मान लिया कि कोई फलन है y बराबर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमसे पूछा जाए द्वितीय अवकलज बताइए। क्या पूछा जाए, द्वितीय अवकलज ज्ञात करिए। ठीक, ये द्वितीय अवकलज हमसे पूछ लिया जाए तो कैसे देखो इसको ज्ञात करोगी। भाई बहुत आसान सा काम है, पहला काम तो वही पुराना वाला है कि भाई x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो y का अवकलन x के सापेक्ष पता है dy ओवर dx होता है। यहां पर देखो जो राइट हैंड में दिया गया है फलन, इसका भी हमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का अवकलन करना है, लेकिन फलन हमारा 3 पदों में डिवाइड है तो यहां पर तीनों पदों की अलग अलग अवकलन करना है। x स्क्वायर का पहले अवकलन बताओ, 2x लिख दो, 2 पहले आएगा, x की घात 1 कम, फिर प्लस का निशान लगाओ। 3 अपना अचर है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, लेकिन अगर अकेला अचर लिखा है तो इसका अवकलन 0 होता है। तो कुल मिला के हम यहां पर कहेंगे जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है वो हमारा निकला है 2x प्लस 3। अब यहां पर इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो यहां पर लिखना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं। देखो तो यहां पर ऐसे लिखना है d ओवर dx dy ओवर dx का x के सापेक्ष फिर से अवकलन कर रहे हैं तो यहां भी ऐसे ही करना है। देखो d ओवर dx 2x प्लस 3 लिखो। इसके बाद देखो dy ओवर dx का x के सापेक्ष अवकलन होता है d2y ओवर dx2, इस प्रकार देखो लिखा जाता है। इसको लिखने का भी तरीका आपको याद होना चाहिए। कैसे लिखते हैं, d2y ओवर dx2 लिखते हैं, यहां पर d पर दो घात लगानी है ना, d2y ओवर dx2 ऐसे पढ़ना है। इसको यहां पर देखो इसका अलग करना है, इसका अलग अवकलन करना है। तो 2 हमारा अचर है, x का अवकलन 1 प्लस अकेले अचर का अवकलन 0 होता है। तो बच्चों ये द्वितीय कोट का अवकलज हमारा निकल के आ गया d2y ओवर dx2 बराबर 2, ये हमारा द्वितीय कोट का अवकलज है। ठीक है, द्वितीय कोट का अवकलज हो गया। एक और खास प्रश्न देखो, द्वितीय कोट के अवकलज पर एक और खास प्रश्न देखो, यदि ऐसा दिया जाए, यदि हमें दिया जाए कि जो y बराबर है वो दिया जाए 5 cos x माइनस 3 sin x दिया जाए तो हमसे कहा जाए कि सिद्ध करके बताओ। तो सिद्ध कीजिए d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0, ये हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है इतना कि अगर y बराबर दिया जाए तो d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0 सिद्ध करके दिखाओ। देखो कैसे करना है सॉल्व, बहुत आसान तरीका। प्रश्न में दिया गया है कि y जो है वो बराबर काय के है 5 cos x माइनस 3 sin x के बराबर दिया गया है y का मान। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो तो यहां लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलन y का करेंगे, यहां पर लिखना है dy ओवर dx, बराबर का निशान लगाओ। 5 अपना देखो अचर है, 5 का तो अवकलन करना नहीं है, 5 तो अचर है। अब यहां पर अचर के बाद यहां d ओवर dx cos x
-3d/dx sin x। बोलो इतनी बात ठीक है। 5 अपना ज्यों का त्यों cos x का अवकलन करना है, फिर -3 अब sin x का अवकलन करना है ना, अचर का अवकलन करते नहीं है। 5 ज्यों का त्यों cos x का अवकलन भी आपको पता है क्या होता है, -sin x होता है। फिर ये माइनस में 3 sin x का अवकलन भी हमें पता है क्या होता है, cos x होता है। करेक्ट है। अब एक बार फिर से अवकलन हम करेंगे। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, हमें जरूरत सेकंड डेरिवेटिव की है ना, तो यहां पर एक बार पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार फिर से करते हैं। देखो यहां पर लिखना है d/dx dy/dx, dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों यहां पर देखो ये माइनस है ना और ये 5 है, तो -5 हम बाहर निकालें और अवकलन x के सापेक्ष में करना है sin x का। यहां पर -3 बाहर निकाल लें और अवकलन करना है cos x का x के सापेक्ष। ठीक है। अब बता दो भाई यहां पर क्या लिखना होता है, x के सापेक्ष dy/dx का अवकलज होता है d2/dx, 2 होता है। -5 हमारा ज्यों का त्यों है, साइन का अवकलन cos x लिख सकते हो। ठीक है। और यहां पर माइनस में 3 है, cos x का अवकलन लिखना है तो -sin x लिखना होता है। ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस में 5 cos x लिखो, प्लस में 3 sin x लिख लो। अब बच्चों एक काम करते हैं, यहां से आगे का जो ये प्रोसेस है इस प्रकार से लिख दें, d2/dx2 बराबर, यहां माइनस ले लें कॉमन, तो ये 5 cos x प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 sin x हो जाएगा, जो कि आपको यहां पर प्रश्न में दिया गया है बाई के बराबर। देखिए यही तो दिया गया है, 5 cos x - 3 sin x, ये बाई के बराबर दिया गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। यहां पर इसको हम d2/dx2 लिखें बराबर माइनस, और इसको पूरे को बाई लिख लें, तो इधर ले आए तो प्लस का बाई हो जाएगा बराबर 0। तो यहां से हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार से, इसको यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि d2/dx2 प्लस में इधर कर लें बाई और बराबर लिख दें 0। तो बच्चों ये हमारा देखो आंसर प्रूव करवाया गया है यही। ठीक है, ये हमें प्रूव करवाया गया है। तो बच्चों इस तरीके से यहां पर हमने जो प्रश्न बताए ना, वो सभी टाइप के प्रश्न बताने की कोशिश की है। बाकी सभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, है ना, प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए प्रश्न, इससे अगले वाले वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इनकी मदद से हम टोटल जो हमारे प्रश्न है ना उनको रिवाइज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, बाय बाय।